नमस्ते। FM 90 देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा मैं हूँ आपके साथ आरजे संध्या। आज हमने आमंत्रित किया है ऑनलाइन डॉक्टर विजय जगदीश उपाध्याय, जो PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है, इंपीरियल कॉलेज लंदन, और डेप्यूटी डायरेक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कॉम्प्लेक्स। एसोसिएट प्रोफेसर है पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस कामधेनु। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हम आज आपसे कुछ अच्छी जानकारी लेना चाहेंगे। जो आपने काम किया है आज तक, 13 साल से आपका एक्सपीरियंस है उस विषय पर, जो आमतौर पर सामान्य लोगों के लिए बहुत जटिल होता है और उस पर ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। ऐसे विषय पर हम आज बात करेंगे। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर विजय जी। नमस्कार सबसे मैडम। पहले नमस्ते। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी संक्रामक रोगों के लिए जो अ, काम किया है आपने, और संक्रामक रोग यानी कि अ, वो हिंदी में हम कह सकते हैं उसे, ऐसी बीमारी है जो संक्रमण फैलाने का काम करती है रोगाणु और विषाणु के द्वारा। तो वो वंशानुगत बीमारी है या मानसिक विकार है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए। सर्वप्रथम आप सभी का आभार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय उपाध्याय, डिप्यूटी डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल एंड प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस, पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात, देवगिरी वाणी के सभी टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे यहाँ आने तक। जैसा कि मैडम आपने बताया, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो जर्नी हुई रिसर्च में, शुरुआत 2004 से, तो एमएससी तक, हम्म। जो आपने अभी बोला ना प्रतिरक्षात्मक, तो मुझे इतना ही पता था कि अगर मैं भविष्य में रिसर्च करूंगा, रिसर्च तो करना ही था, पर मुझे इतना पता हम्म। था कि जो भी ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट हम्म। एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे लॉक एंड की हम्म। हाइपोथेसिस, एक की होती है तो उसका एक हम्म। लॉक होता है। तो उसी तरीके से ये, हम्म। जैसे चोर है तो पुलिस है, तो हमेशा ये हम्म। काउंटर एक चलते रहता है, ठीक है। हम्म। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में कोई भी बग्स, पैथोजन, वायरस जब जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये चीज हमेशा हम्म। मुझे आकर्षित करते रही, या मेरा पसंदीदा चुनाव रहा। और हम्म। इसमें कई चीजें हैं, जैसे HIV हो गया तो उसमें इम्यून थेरेपी, इम्यून प्रणाली डाउन स्ट्रीम हो जाती है, बहुत सी चीजें। लेकिन ये क्लियर कट विज्ञान है कि आपको अगर कोई बीमारी हुई है, तो आपके अगेंस्ट में हम्म। उसकी एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये हम्म। इतना ही सिंपल है। और मैं, जब मेरी शुरुआत 2004 हुई, तो 2003 एमएससी के बाद मैं जमनालाल बजाज ट्रॉपिकल डिसीज रिसर्च सेंटर सेवाग्राम गया, जो डिफैक्टो हम्म। कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां से महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम फाइटर इनिशिएट किया था। तो उस टाइम हम्म। पे जमनालाल बजाज, जो राहुल बजाज जी के पिताजी थे, उन्होंने हमारे MGIMS, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कुछ फंड देके एक रिसर्च व्यवस्था, ट्रॉपिकल डिसीज यानी भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो कुछ डिसीजेस यहाँ पे कॉमन है। TB आपको कॉमन मिलेगा, मलेरिया यहाँ कॉमन मिलेगा। इवन मैं वर्धा, जो एरिया है थोड़ा बैकवर्ड भी है, उस समय भी था, देहाती लोग हैं, विलेज के लोग हैं, तो हत्ती पाए जिसको बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस, वो कॉमन प्रॉब्लम था। तो मैंने इनके ऊपर जब काम किया, तो मैं तो MSC पढ़ के बहुत सी चीजें लेके आया था कि कैंसर पे करूंगा, डायबिटीज, बड़ी बड़ी चीजों पे। लेकिन जब मैं सेवाग्राम गया, तो वहां मैंने देखा कि भारत में छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बहुत है। बच्चों में एस्केरियासिस भी है, GRDS, जैसा हम बोलते हैं ना कि एक बच्चों को कृमि हो जाता है। लेकिन विज्ञान हम्म। बेस प्लेटफॉर्म सबका वही है कि कोई ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में गया, उसने एंटीबॉडी बनाई, वो आपको डिटेक्ट करनी है, जो अर्ली डायग्नोसिस, यानी बोलते हैं ना उसको कि जल्दी जांच। आपने कोविड में देखा होगा, कई बार हम हिंदी हम्म। फिल्मों में एक शब्द सुनते हैं, काश इसको पहले लाया होता। ये जो काश होता है ना, कि पेशेंट चला जाता है, आपने थोड़ी देर कर दी। HIV भी हमको हम्म। विंडो पीरियड क्रॉस होने के बाद लास्ट स्टेज में पता चलता है, कैंसर थर्ड स्टेज में। तो भारत में, या जो विकसनशील देश है, उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा रही है कि संसाधनों की कमी। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम काफी एडवांस्ड हो गए, काफी आगे जा चुके हैं।
लेकिन एक ये हम्म, हमेशा एक हमारा एक बैकलॉग रहा है, जैसे बोलते हैं ना, मैन इज ऑलवेज टू स्टेप बिहाइंड सेटिस्फेक्शन। तो हम जैसे अपने को बढ़ाते हैं, वैसे बग भी खुद को अपडेट करता है। जैसे कोविड में हमने देखा काफी वेरिएंट बन हम्म, गए। तो इसमें कई चीजें हैं मैडम, आपने सही बोला, ये अनुवांशिकता भी, हेरिडिटी होती है। तो कोविड में हमने यही देखा कि हम खुद की इम्यूनिटी पे बूस्ट किया जाए, लेकिन कहानी वही अच्छा। है। टीबी एंटीजन बॉडी हम्म, में जाएगा तो वो एमटीबी के एंटीबॉडी बनाएगा, कोविड का एंटीजन हम्म, जाएगा तो कोविड के एंटीबॉडी बनाएगा। तो सूत्र हम्म। बिल्कुल सेम है, और हर जांच की जो टेक्निक्स है, जो टेस्ट है, वो इसी विज्ञान पे काम करते हैं कि एंटीजन को पकड़ा जाए या एंटीबॉडी को पकड़ा जाए। अच्छा, आपने बताया, पर संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए कौन सा प्रमुख, यानी कि हम चिन्ह कह सकते हैं, चिन्हक, एंटीबॉडी है, एंटीजन है, या डीएनए जैसे कौन कौन से प्रमुख उसके घटक है? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक पता चल सकता। एक एक सोल्जर के पास कई औजार होते हैं, और हर हम्म, औजार की उसकी जगह अहमियत है। जैसे मान लो हम्म, मेरे शरीर में कोई पैथोजन गया, तो वो 14 दिन हम्म, 21 दिन में एंटीबॉडी बनाएगा, तो ये उसका एक टाइम है बनाने का। तो ऐसा तो नहीं है कि हम्म, मेरे अंदर आज बॉडी में कुछ गया तो वो आज के आज कुछ बता देगा, ऐसा कम होता है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, आपने जैसे बोला, मैं जब सेवाग्राम में था तो पूरी कई लोग एंटीबॉडी डिटेक्शन पे काम करते थे, जो कई बार फॉल्स हम्म, पॉजिटिविटी भी देता है। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में हम बीसीजी का वैक्सीन लेते थे, वो वैक्सीन लेने से हाँ, क्या है, एंटीबॉडी हमारे में डेवलप होती है। फिर हम कभी टीबी हम्म, टेस्ट करते हैं ना, तो हमको ये नहीं पता चलता कि ये एंटीबॉडी इसके वजह से है जो वैक्सीन दी है, या पुरानी वजह से। तो ये एक कंफ्यूजन भी चलता है। तो ये करने के लिए मैंने 90 रुपए की हमने टेस्ट सेवाग्राम में 2004 के बाद विकसित की थी, जो एंटीजन डिटेक्शन, एंटीजन मतलब बॉडी में पैथोजन गया ना, उसको डिटेक्ट करो। इसलिए आप अभी डेंगू में देखते होंगे, NS1 देखते हैं। जैसे मान लो आपने देखा कि ये मोबाइल है, ये पैथोजन है। तो हम्म, पैथोजन के कुछ सरफेस एंटीजन होंगे, कुछ सेंटर होंगे, कुछ पेरिफेरल के होंगे। तो ये डिटेक्ट करता है कि हम कौन से डिटेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे HIV जाएगा तो हम GP41 ग्लाइकोप्रोटीन, जो सरफेस के मार्कर देखेंगे। कई बार हम लाइपोप्रोटीन देखते हैं टीबी में। तो बात वही हम्म, के वही है कि हमने एंटीजन डिटेक्शन पे काम किया, जिसको प्रोफेसर GP तलवार यंग साइंटिस्ट अवार्ड पुणे में मिला, 2007 की बात बता रहा हूँ। ऐसे ही कार्यों को फिर हमने 90 रुपए की टेस्ट चालू की, जो HIV टीबी को इन्फेक्शन, APCCB कॉन्फ्रेंस, एशियन पैसिफिक फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बीजिंग चाइना में मुझे मिली। तो वो एक चीज जो मैडम मैं बोलना चाहता हूँ इस माध्यम से, कि एक सूत्र हाथ लगना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइफ की कोई फिलोसॉफी है या लाइफ का कोई नियम है, गुरुत्वाकर्षण का भी एक नियम है, न्यूटन का भी कुछ लॉ है। उस लॉ के ऊपर ही कुछ थेरीज, फार्मूलेस या बहुत सी चीजें बनती है। तो हमको वो सूत्र पता होना चाहिए, कि जैसे कोई चोर जी। है, चोर आएगा तो उसके साथ ये चीजें लाएगा, और हमने वो चीज पकड़ ली। मान लो हमने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया मीन्स हमने कई हद तक रोग की प्राथमिक जांच कर ली। बस ये उतना ही सिंपल है। लेकिन कई साल चले जाते हैं कि कैंसर पता नहीं चलता, क्योंकि बग्स हम्म, बग्स भी हमसे होशियार है, उनको पता है मैं कि। वही पूछना चाहती थी, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं वो, और नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? अभी उसमें क्या है मैडम, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन का उदाहरण टॉपिक के है। तौर पर बोलूंगी, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मानसिक तनाव है, वो उस पर हाँ, प्रभाव करता है क्या, या पोषण बराबर। की कमी है, या पर्यावरण है, प्रदूषण, या कुछ और दूसरे जो साधन हो सकते हैं, घटक हो सकते हैं? देखिए, हम हमारी बॉडी जब ग्रो होती है तो हम उसको कई चीजें बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहला तो हम खान पान के, हम अपने को अंदर से कितना स्ट्रांग रखते हैं। अभी कोई हम्म, पर्सन एक्सरे के डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा तो वो एक्सरे को ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोजर ज्यादा है। कोई सीमेंट या कोई ऐसे केमिकल में कर रहा होगा, तो आपको पता है कि उस केमिकल का भी असर पड़ता है। कई लोग टावर्स के नजदीक रहते हैं, जो बड़े बड़े सिग्नलिंग टावर्स है, उसका भी असर पड़ता है। तो हमारी बॉडी, हम्म, अगर हम इस पृथ्वी, इस प्लेनेट पे रहते, तो हमारे ऊपर मिला जुला असर सभी का पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जी। कि कोविड में यंग लोग चले गए, और कई पुराने लोग अच्छी इम्यूनिटी की वजह से उसको सस्टेन कर पाए या डिफेंड कर पाए। तो प्रतिरक्षा की बात हम्म, जब आती है ना, तो ये मैडम एक वो बोलते हैं ना, चोर पुलिस का खेल है। यहाँ चोर भी उतना ही स्मार्ट है, हम्म, पुलिस भी उतना स्मार्ट है। आखिरी में वो जीतेगा कि कौन किसको हम्म, डोमिनेट करता है। तो
ये सब्जेक्टिव केस हो हम्म जाता है। हर मेरी बॉडी, मेरा तापमान, मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है। मैं अभी, हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया कि ये काढ़ा अच्छा है, तो हम एक उसको ना एक इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि हाँ सबने फिर वो करना चालू करो। पर नहीं, उसके भी आयाम है। जैसे आपको मीठा एक पसंद है, मुझे भी मीठा पसंद है, बट हमारी डिशेस अलग है। हम्म मैं कहीं साउथ से आ हम्म रहा होगा, या आप कहीं महाराष्ट्र से होंगे, कोई नॉर्थ से आ रहा होगा, तो उस हिसाब से ना हमारे बॉडी का भी जेनेटिक मेकअप होता है। और आपको भी पता है कि हम्म जीन्स, और जैसे हम ग्रो करते हैं तो सब एक्सप्रेस होते हैं, कोई डाउन डिग्री। हमको जो ठंड लग रही है, हो सकता है नॉर्थ वालों को उतनी महसूस ना हो। लेकिन हमको ये हमेशा पता हम्म रहना चाहिए कि आज की जो लाइफ है, या आज में जो चीजें हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेस, धूम्रपान है। आपको पता होगा कि धूम्रपान करने वाला उतना इन्फेक्टेड नहीं है जितना वो उसको इनहेल कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि, जी मान लो मैं एक छोटा हम्म केस बताऊंगा। एक मुंबई के एक हम्म पर्सन को, वीआईपी कल्चर में रहने वाले पर्सन को टीबी हो गया। जब उसने जांच हम्म पता की तो वो बोले, नहीं यार, मेरे फैमिली में किसी को टीबी नहीं है, मेरे कंपनी में किसी को नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है। अब पता चला, पता है उनका जो ड्राइवर था ना, उनको टीबी था। और आजकल सब एसी लगा के कांच बंद करते हैं। तो आपने जो संसर्ग वाली बात बोली, अब ड्राइवर की भी गलती नहीं है, हाँ उसको भी बेचारे को नहीं पता, अशिक्षिता होती है या पैसा नहीं होता है। और टीबी के लिए तो नॉर्मल हम्म ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो मान लो उसने खांसा होगा, हम्म और उसके खांसने से जो एमटीबी के बैसिला है वो कार के अंदर ही रहेंगे। वो उसके मास्टर ने या रह उसके बॉस ने इनहेल किए। अब ये बात हो हम्म गई। अब आदमी सोचे तो कहाँ तक सोचे, आदमी सोचेगा यार मेरे घर में नहीं है, मेरे दोस्तों को नहीं है। तो ड्राइवर तो ये एक चयन है। हाँ, अगर आप मुंबई में लोकल में प्रवास करते हैं, वहां पे अगर किसी को एक को है तो उसने तो गिफ्ट दे दिया सबको। तो इंडिया में एक पॉपुलेशन हम्म क्राउड, यही एक बहुत बड़ी चीज है कि जहाँ पे कोई भी चीज फैलती भी आसानी से है। और कंट्रोल करने के लिए आपने देखा, कोविड में इतने बड़े मास को कंट्रोल करना, ये एक हमारे लिमिटेशन के बाहर आ जाता है। फिर हर चीज की हम मांग, डिमांड, सप्लाई, चाहे वो वैक्सीन की रहो, एंटीबायोटिक रहो, नहीं पूरी करते। दूसरा एक बहुत बड़ा जी जी पॉइंट एक बोलना, प्रतिरक्षा एक ही हम्म पॉइंट बताना चाहूंगा मैडम मैं, कि हमारे इसमें अब एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्ड भी आ गया है। मान लो हम बचपन से कोई हम्म पैरासीटामोल या कोई भी एक ऐसी दवाई रेगुलर ले रहे होंगे, तो ये बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म वो भी उससे यूज टू हो जाते हैं। आपने कोविड में देखा होगा, एक वेरिएंट हमेशा आ रहा है, हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि आज जो दवाई हम ले, जैसे आपने देखा होगा कि शराबी होता है, वो पहले इतना कुछ कम बॉल में ड्रिंक लेगा, वो जैसे जैसे बढ़ाता है उसके माइंड की टॉलरेंस हम्म बढ़ते जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। ये एक एग्जांपल पे तौर पे बोल रहा हूँ, चाहे ये ठीक ना भी लगे, लेकिन एंटीबायोटिक भी है कि पहले उनको झटका लगा, फिर वो यूज टू हो जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो उस एंटीबायोटिक को मानेंगे ही नहीं, वो एक मास्क कर लेंगे खुद को। जैसे हमारी भी एक सोसाइटी अच्छा में होती है कि हमको किससे कितनी बात करना है, किसको परहेज करना है, तो वो भी हमको बाईपास करते हैं, एंटीबायोटिक माइक्रोब्स भी बाईपास करते हैं। तो प्रतिरक्षा का जो ये खेल है, वो जिंदगी के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अब इसमें कौन कितना डोमिनेट है, ये हमारी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, खान पान, हम कितने अच्छी चीजों का हैंडल करते हैं। आजकल सुसाइडल टेंडेंसी है तो कम उम्र के लोग भी, और स्मोकिंग है, ये है, वो है। तो होता क्या मैडम, हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण के थ्रू, इसके थ्रू ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक डेवलप हो रहा है, जो इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छा इनहेलेशन करो। हम फिर से प्राणायाम की तरफ आते हैं। मोर और वही है मैडम, कि हमारे पास जो पॉजिटिव चीजें हैं, उनको हमको इतनी स्ट्रेंथन करनी है कि ऐसी निगेटिविटी हम नहीं रोक सकते। लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अपयश, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हम उसको डील कैसे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सही बताया आपने कि हमारे मन पर निर्भर है कि हमें हमारी हेल्थ यानी कि हमारा जो पूरे सेहत है किस प्रकार से रखनी है। तो एक और प्रतिरक्षा विज्ञान की भूमिका जो है वो अहम होती है। और विज्ञान जो है संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय भी होते हैं और टीकाकरण भी होता है। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए कि मैं बता, रोकथाम के लिए हम कह हाँ, सकते। हम्म जैसे ये दो हम्म पैरेलल चीजें, एक है सही समय पे सही समय की जांच, और दूसरा है उसका हम्म प्रोटेक्शन, थेरापेटिक और हम्म प्रोफाइलैक्टिक। तो एक तो है कि हम्म एंटीजन, एंटीबॉडी, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग, इससे हमने जांच पता करी। अब हाँ प्रोटेक्शन क्या हाँ है मैडम, वो बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। जैसे एमटीबी की वैक्सीन है, उसको 360 हम्म टाइम्स मोर देन दैट अटेन्युएशन किया गया। अटेन्युएशन मीन्स
उसका टॉक्सिक पार्ट किल कर दिया गया और एंटीजेनिसिटी वैसे ही रहने दी। तो आज भी हम्म कोविड में भी टॉक्साइड्स है या जो वैक्सीन है वो उसी फॉर्म में बनते हैं कि जो जहर होता है, हम्म जहर की टॉक्सिसिटी रिड्यूस की जाए और एंटीजेनिसिटी एक्सटेंड की जाए। तो वही वैक्सीन हम्म। हमारे लिए सकारात्मक रूप से वरदान बन जाता है। मुझे बताओ, एक अच्छा। एक काम डॉक्टर करता है जो सर्जरी करता है, बुरी चीज को काटना और सर्जरी करता है। एक चीज किलर करता है या सुसाइड जो क्रिमिनल्स करते हैं। शस्त्र का इस्तेमाल हाँ। दोनों करते हैं, लेकिन किस प्रभावी रूप से करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो वैक्सीन है, हम्म एंटीबॉडीज है, आजकल कई भी आईवी फ्लूइड्स भी हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमारी बूस्ट लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हम्म कोविड में स्टेरॉइड दिए गए। स्टेरॉइड थोड़ा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट को डाउन करता है। तो क्यों? क्योंकि बॉडी को हम उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे। आप किसी ने दरवाजा खटखटाया और आपने दरवाजा खोला ही नहीं, तो आपके शरीर में नहीं जाएगा। खैर, उस स्टेरॉइड के हम्म रॉन्ग भी है, लेकिन सब कुछ एक पेशेंट पे निर्भर। हम एक सब्जेक्टिव केस पे बात करेंगे जहां प्रतिरक्षा बात आती है। हम कोई एक यूनिवर्सल हम्म बात नहीं कर सकते कि हाँ इसके इसमें वैक्सीन ही इफेक्टिव रहेगी। ये एक सब औजार है, सब कहाँ कहाँ प्रभावी है। जब नहीं हुआ है तो हमको वैक्सीन लेके प्रोटेक्शन लेना है। हो गया है तो प्राथमिक जांच करके हमको प्रॉपर डोज लेना है। अभी टीबी का डोज 9 महीने लेना पड़ता है। हमको आज आराम पड़ता था, हम्म हम 15 दिन भी कोई गोली या दवाई कंटिन्यूअस नहीं लेते। ये पढ़े लिखों के साथ हम्म। ऐसा नहीं है। सही। हमको सर दुखता है, हमने कुछ लिया, हम्म हमको आराम पड़ा, आप जानते हो 10 का डोज है तो 2 गोली लेते हैं, 5 गोली लेते हैं, लेकिन बाकी की 5 गोलियां नहीं। तो उसके वजह से क्या है ना कि हम भी पूरा डोज कभी कभी नहीं ले पाते मैम। तो इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं लेते। जिम्मेदार नहीं है, ये एक हमारा एक सिस्टम हो गया है। आज हम रिकवर हो गए, हम कल का नहीं सोचते, लेकिन एक डोज पूरा जरूरी है। जब 9 महीने की कैट की ट्रीटमेंट पूरी होगी तब आप बोल सकोगे कि हाँ टीबी रिकवर हुआ, नहीं तो वो रिलैप्स करके फिर से आता है। इसलिए आप देखो कि चाइल्डहुड टीबी की हम्म वैक्सीन लेने के बाद फिर से चाइल्डहुड टीबी होता है। कई बार बोलते हैं कि मुझे 5 साल पहले हुआ था फिर से हुआ। तो ये याद रखिए, ये खेल है, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने ले लिया और मैं छूट गया। जब आप डाउन होंगे, इम्यूनिटी हम्म अटैक वो करेगा। वो भी राह देख रहा है कि कब इसकी इम्यूनिटी डाउन होती है और कब मैं इस पे अटैक करूँ। तो ये क्रॉस टॉक है मैडम। तो हम्म इसके लिए आपको मरते दम तक, जब तक आपकी सांस है तब तक आपको आपकी इम्यूनिटी प्रणाली बूस्ट रखनी पड़ेगी। और इसमें सभी चीजें हैं। समय पे वैक्सीन भी लेना पड़ेगा, हम्म एंटीबायोटिक डोज भी लेना पड़ेगा, आईवी भी लेनी पड़ेगी, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी हम्म पड़ेगी। मुझे बताइए, डायबिटीज आज शुगर बढ़ रही, तो पहले के लोग, गांव के लोग शुगर ज्यादा नहीं खाते हम्म थे क्या? मैंने देखा है कई लोग बहुत खाते थे, परहेज भी नहीं रखते हम्म। थे। बट उनका फिजिकल डाइट इतना परहेज नहीं रखते। और उनका एक्सरसाइज इतना स्ट्रांग था। अभी डायबिटीज की बात करें मैडम, तो आपका कैटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। आप हम्म। फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप कभी भी देखोगे मजदूर को डायबिटीज नहीं होता। जितना स्ट्रांग आपका वही तो। कैटाबॉलिज्म होगा ना, तो आपके अंदर जहर मैं ये प्रवृत्ति का थोड़ा नहीं हूं कि ये मत खाओ, आप खाओ, खाना खाओ, सब कुछ खाओ, लिमिट में खाओ, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो वो उसकी काट होगी। नहीं तो आप टाइप 2 डायबिटीज बैठे हैं, मैच देख रहे हैं और आपका कंटिन्यूस फीडिंग चल रहा है, फिर आपका फैट बढ़ गया, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो गए, फिर आपको चढ़ भी नहीं, आपको लिफ्ट चाहिए, आप पायरी नहीं चढ़ सकते। तो फिर इसमें आप प्रतिरक्षा को भी क्या, देखिए आपको भी तो आपके बॉडी को मोशन चाहिए, आपके ऑर्गन को चाहिए, आपके जबान को एक्सरसाइज चाहिए। तो हमको ये सब चीजों को मोशन में हम जितना रखेंगे ना उतना, और हर चीज एक दायरे में, मेडिसिन का भी काम करती है और बियॉन्ड द लिमिट वो टॉक्सिक का भी काम करती है, चाहे वो मिठाई रहो, पॉइजन रहो या कुछ भी रहो। जी, अभी आपने बहुत अभी विषय आया ही है डायबिटीज का। तो मुझे एक बात बताइए, हत्ती पाव रोग और डायबिटीज में कुछ इन्फेक्शन होता है पैर को, वो दोनों नहीं देखिए, पहले तो बताओ कि दोनों टोटली अलग है। डिसीज भी अलग 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 टाइप। है। पर एक बहुत बार लाइफस्टाइल। गलती करता है अब कि लाइफ इसे हत्ती पाव हो गया। ठीक है। अब वो जैसे जो कौन सा मैंने, इन्फेक्शन होता है? अब जब मैंने हत्ती पाई की बात की, तो हमारे शरीर में ट्रॉपिकल डिसीजेस है, जैसे फाइलेरियासिस, मलेरियासिस, जो डेंगू, जो मच्छरों से होते हैं। तो मच्छरों से होते तो क्या है, हमारे शरीर में, हमारे फैमिली में, या जो हम पुअर सैनिटाइजेशन में रहते हैं इंडिया में, तो हमारे यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मॉस्किटो इज अ कॉमन नहीं। प्रॉब्लम इन देहात सब तरफ। तो वो मॉस्किटो काटता है तो आपको दुनिया भर के वेक्टर बॉर्न डिसीजेस देता है। वेक्टर बॉर्न आपके शरीर को एज ए पैरासाइट इस्तेमाल करता है। डायबिटीज, हम्म स्ट्रेस, कैंसर, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कुछ जेनेटिकली, हम्म कुछ अनुवांशिक भी है। तो ये सब चीजें क्या है, हम हम्म सबको एक तराजू में नहीं तोल सकेंगे।
हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा। और ये तो नहीं हो सकता कि हाँ डायबिटीज हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तो आप काफी दूसरी चीजों से हम्म। जैसे आपका ब्लड अगर ठीक हम्म। हो गया तो उसके फ्लो में कहीं ना कहीं हम्म। हर्डल्स आएंगे, कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आएंगे। तो वो आपको बीपी भी देगा, ओबेसिटी देगा, बहुत सी चीजें देगा, लिथार्जी देगा, आपको आलस देगा। सो बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ हम्म। उतनी ही जुड़ी हुई। हम कोरिलेट नहीं कर सकते लेकिन हम हम्म। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं कि हाँ ये हुआ तो उसके साथ ही हुआ। लेकिन लिम्फेटिक फाइलोसिस और डायबिटीज टोटली अलग है, उनका उतना लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा। अभी आपने लंदन में यानी कि इंपीरियल कॉलेज में स्टडी की है, पीएचडी पोस्ट डॉक है, तो वहां से लेकर आपने जो ज्ञान अर्जित किया है और यहाँ इंडिया में क्या आपको यानी कि डिफरेंट महसूस हुआ है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का मेडिकल साइंस और हमारा, इसमें आपका कुछ देखिए आपका मैम, जो विचार है आप। कि वो लोग विकसित देश है, हमसे काफी आगे है। कम से हम्म। कम मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, 20-25 साल हमसे आगे है। उनके पास हम्म। रिसोर्सेस और एक उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे इंडिया हम्म। में आपको बहुत सी बेसिक चीजों से जाना पड़ता है जो चीजें वहां नहीं है। सबसे पहली बात तो पैसा है। हम्म। और उनका फोकस एक इस पे है कि चलो टीबी की वैक्सीन बनाना है। अगर इंपीरियल ने सोचा है तो एक टीम वर्क करेगी और उनको जो भी पैसा लागत जो भी लगता है वो पूरा देगी। आपने कोविड में देखा है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आई और एक रिमार्केबल कम टाइम पीरियड में उन्होंने ये चीज दुनिया को दी। और सीरम पूना वाला ने भी हम्म। किस हिसाब से बनाई, तो उनकी प्रायोरिटी सेट है। इंडिया जैसे देश में हम्म। प्रायोरिटी के साथ बहुत सी चीजें मिक्स हो जाती है जो आप भी जानते हो। तो हम टोटली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वी आर इन गुड स्टेज। इंडिया में भी एडवांस रिसर्च हो रहा है। थोड़े संसाधनों की कमी है, आजकल कोलैबोरेशंस भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देर इज ऑलवेज बेटर वे ऐसा बोला जाता है। तो स्टिल अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी वहां जाके काम करते हैं और हमारा ही ब्रेन वो लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आज भी आप हम्म। आईसीजी भी जाइए, कई अच्छे वैक्सीनों पे काम हो रहा है। रेगुलेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हम यहाँ तक कोई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं लेकिन जब हम उनको आगे ले जाते हैं, जैसे मैं टीबी की किट की बात करूँ, हमने ट्रांसएशिया के साथ बनाई थी। वो 5 सेंटर ने लिए, फिर वो बोलते कि सर इसमें सेंसिटिविटी नहीं आती, स्पेसिफिसिटी नहीं आती। वहां पे एक ऐसा प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि 20 इंडस्ट्री आपके दरवाजे पे आके वैलिडेशन करके भी जाएगी। तो आपको हर चीज का हेडेक नहीं करना है, आपको अपनी चीज बना के देनी है। फिर जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते तो थोड़ा बहुत वो लोग भी देख लेते हैं कि उसको कैसे बड़ा करेंगे, क्या करेंगे। इंडिया में ये अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको उसकी शादी भी करानी है, उसका घर भी बना के देना है, 2 BHK भी देना है। तो जब आप सब चीजें एक उसमें बास्केट में रखते हो ना, ऑल एग्स, तो थोड़ी चीजें डिफरेंट, पर इतना ही फर्क है। बाकी नॉलेज तो इंडिया में भी वैसा ही है, सब तरफ वही है। और कई इंडियंस हम्म। एनआरआई वहां जाके अच्छा ग्रोथ कर रहे वहाँ की डायग्नोस्टिक मेथड टेक्निक और हैं। हमारी अब वो ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है, अब कुछ अब सब डब्ल्यूएचओ ने जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो चलिए थ्रू आउट हर कंट्री में आ जाता है। तो ऐसा हम्म। बायसनेस नहीं है कि वहां आएगा। हाँ वहां पे पैसा है। अभी मुझे पता है कि लंदन में मैं एक फ्लाइट पकड़ रहा था, तो वहां पे डायग्नोज हुआ। हम्म। किसी को पता चला कि हम्म। वो बोलते कि आपने ये टेस्ट करके आए क्या। जैसे ही उसने बोला कि हम्म। उसको टीबी है, उस यात्री को यानी उस पैसेंजर को दे डू नॉट अलाउ टू ट्रैवल इन दैट फ्लाइट। और पूरी फ्लाइट कुछ हम्म। देर के लिए डिटेंड हो गई। वो जो भी हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम सबको हुआ। इंडिया में मैंने बोला ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसको टीबी हुआ क्योंकि उसके ड्राइवर को हुआ था और वो सोच रहा था कि मेरे फैमिली में नहीं, वो हिंदुजा में भी आया। उसने पूरे फैमिली की हम्म। लिस्ट। और उसने एयर कंडीशन कार में, जब वो बंद था तो उसको अपने ड्राइवर से हुआ। तो आप सोचो लोकल में कितने लोग क्या क्या एयरबॉर्न डिसीज गिफ्ट करते होंगे। तो कोविड कैसे भरा, क्राउड की वजह से ही हम्म। भरा। तो ये एक हमारे देश का लिमिटेशन बोल सकते हैं या हर्डल्स बोल सकते हैं। हम्म। आपका पीएचडी पोस्ट डॉक और अभी भी आप रिसर्च कर रहे हो कुछ ना कुछ, आपको पारुलिप उसमें संशोधन चल रहा है। तो अभी जो आपका विषय है, तो और फ्यूचर के विषय, उन पर थोड़ा सा फोकस डालिए आप। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक फाइलेरियासिस की टेस्ट के लिए हमको एक अनुदान दिया है, ग्रांट बोलते हैं, जो 1,09,00,000 रुपीज का है। वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। उसमें भी लिमिटेशन क्या है, फाइलेरिया का जो पैरासाइट है, आपको पता है जैसे अंडा हम्म। होता है, फिर उसका लार्वा बनता है, फिर पैरासाइट बनता है। वो रात को एक्टिव होता है।
वो बोलते हैं ना नेक्टर्नल हैबिट्स बोलते हैं। तो कई कुछ होते हैं जीव जो कोई दिन को एक्टिव होते हैं, तो दे हैव सम ड्यूरनल हैबिट्स, सम हैव नेक्टर्नल हैबिट्स। तो रात को एक्टिव होता है, रात को ही उसके एंटीजन या पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे। तो इंडिया में जो मेरे गाइड ने भी किया था, वो रात को सैंपल लेने जाते थे। लेकिन अब कुछ जब से रिकॉम्बिनेंट और हम्म। मॉलिक्यूलर आया है, तो कुछ ऐसे एंटीजन आए हैं वो थ्रू आउट बॉडी में रहेंगे। अगर मेरे बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म गया है, तो वो एंटीजन एक्सप्रेस करेगा, हम्म। तो वो मेरे ब्लड में रहेगा। मुझे उसके लिए नाइट की और इसकी राह देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए एंटीजन टेस्ट अच्छा। आया जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसी प्रकार का हम्म। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक रैपिड जैसे प्रेगनेंसी किट होती है, 20 मिनट में रिजल्ट बताती है। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग हो जाने से आप एक सर्विलेंस में आ जाते हो। जैसे किसी ने बोला कि कोविड हुआ, तो आपने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। तो इंडिया में ये भी एक प्राइमरी अलर्ट हम्म। की जरूरत है कि मुझे वार्निंग बेल मिल जाए तो मैं खुद को महफूज करूं कि हाँ, मैं उस जोन में हूं। अब मुझे प्री डायबिटिक हूं तो मुझे डायबिटीज से बचना है। मैं प्री फाइलेरियल में जा रहा हूं तो मुझे क्या करना है। क्योंकि प्री फाइल जब ये एक्सप्रेस एंटीजन पता करेगा ना, तो वो L3 स्टेज में नहीं जाएगा। तो L3 स्टेज में जाने के बाद बैक आना, जब पैर इतना मोटा हो जाएगा, स्क्रोटम बढ़ जाता है, फिर फैमिली में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज भी गांव में मैंने देखा है, कई ससुर को अगर ऐसा फाइलेरियोसिस होता है तो उनको गांव में या खेत में शेल्टर बना के देते हैं। ये अभी इम्प्रूव हुआ होगा, लेकिन ये क्रूड रियलिटी है। और जहाँ मच्छर है, वर्धा में तो बहुत मच्छर है। मैं जहाँ एरिया, मेरा एरिया जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, विदर्भ का, वहाँ बिना मच्छरदानी के आप रह ही नहीं सकते। वहाँ ओडोमॉस, आपका गुड नाइट, सब कुछ फेल। तो हम्म। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीजें रहेगी, लेकिन हमको ये देखना है कि हम उसको कैसे वो करते हैं। यानी तो हम आपका आगे रिसर्च सब्जेक्ट वही होगा। सब्जेक्ट वही है कि L1 स्टेज जो होता है ना, वहां पे पकड़ा जाए। देखो हम क्या वही बोल रहे हैं ना कि कोरोना है तो हम्म। जल्दी पता चले, कैंसर है तो 3 में क्यों पता चला, 1 स्टेज में क्यों नहीं पता चला। तो हम L3 नहीं हम्म। जाते हुए L1 पकड़ रहे। तो अर्ली डायग्नोसिस का मकसद ये है कि काश पहले पता होता। तो अर्ली अर्ली जी। इसमें आता है, जैसे HIV विंडो पीरियड में खुद को मास्क कर देता है, तो हम उसको हम्म। अनमास्किंग करके उनको पकड़ रहे हैं, बस यही है। और हर जी। सबका जी। रिसर्च वही है कि अच्छे मार्कर्स पहचाने जाए और उनकी प्राथमिक जांच जल्दी से जल्दी। जी, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे आपके अंडर जो पीएचडी कर रहे हैं, और हमारे भी छात्र हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र को लेकर आपके लिए कौन कौन से द्वार खुले हैं? पूरा मंच खाली है। देखिए, ये ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी ने किसी की गैप नहीं भरी है। अपॉर्चुनिटी की भी हम्म। कोई कमी नहीं है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट में। फेलोशिप्स है, DBT की है, ICMR की। अभी तो JRF और SRF को ऐसा स्टैंडर्ड 51,000 दिया जा रहा है कि कंपनी में या हम्म। टीचिंग लाइन में काम करेंगे तो 12-15 मिलेगा, लेकिन अच्छी टेस्ट और JRF लेंगे तो 35-40 हजार से एक अच्छी रीजनेबल। इवन ही और शी कैन गेट मैरिड ऑल्सो। यानी 35-40 हजार में आप एक नॉर्मल लाइफ भी शुरू कर सकते हैं, मेट्रो सिटीज अगर हम्म। छोड़ दिए तो ऐसा नहीं है। हम्म। स्टूडेंट के लिए चाहे हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, कोलैबोरेशन हो, सब तरह फंडिंग अपॉर्चुनिटी है। मेहनत है, क्राउड बढ़ गया है क्योंकि डिग्रीज बहुत हो चुकी है। लेकिन फिर भी जिसके पास अच्छी हम्म। स्किल्स है, बेसिक नॉलेज है, वो नेट सेट क्रैक कर सकता है और फेलोशिप्स ले सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी में 15 से 16 हजार दी जाती है। गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात गवर्नमेंट भी 16 हजार शोध की फेलोशिप देती है। UGC नेट सेट गेट हो तो आपको 25 हजार स्टाइपेंड मिलता है। तो मैं इस फोरम से बोलना चाहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट को, मैं मेरी PhD की बात करूँ, मैंने TB पे काफी घूमा, पर मुझे मेरे PhD गाइड ने जो फाइलेरियासिस किया था, मुझे वही हम्म। प्रोजेक्ट मिला। मुझे लगता है कि मैं शायद 5 साल पहले उस पे काम करता तो भी अच्छा होता। तो टॉपिक कोई बड़ा छोटा ऐसा भी नहीं है, हम्म। हर नॉलेज अच्छा है। आपको अपना इंटरेस्ट अलग रखते हुए उसमें प्रॉस्पर करना। जी, बहुत शायद मैं अच्छा आपने बताया कि करियर के कितने सारे अवसर आपके लिए है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में जो ऑनलाइन हमसे चर्चा आपने की है, उनसे बहुत हमें लाभ मिलने वाला है। हमारे छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है आपके विषय को लेकर। और बहुत सारे सवाल है, पर आज यहाँ पर हम रुकते हैं, क्योंकि आपके जो विषय है वो बहुत वास्ट है। उसके लिए बहुत सारी प्रश्नावली हमारे पास तैयार है, पर हम उसे एक सीरीज के रूप में तैयार करेंगे। हम फिर से मिल सकते हैं। आपने जो हमसे वार्तालाप की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैंने मेरा डिटेल
सब कुछ मैसेज चैट में डाला है, मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि मेरा ईमेल आईडी। तो आप तो जब भी लगता है आप मुझे किसी भी साइंटिफिक हेल्प के लिए कॉल कर जरूर। सकते हैं। आपका स्टूडेंट फोरम भी मुझे कभी जरूर। भी याद कर सकता है, ठीक है। मैं फिर से जरूर। धन्यवाद। देवनागरी वाणी और आपके सभी टीम सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक मंच प्रदान किया। और आपको भी आपके भविष्य के सभी कामों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।